नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का एक चैप्टर है बजट। तो बजट वाला जो चैप्टर है बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, तो आइए फटाफट से उसको हम लोग ख़त्म करते हैं और याद भी कर लेते हैं। तो बजट इज़ अ स्टेटमेंट, क्या बोल रहा है ये? बजट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ मेड फॉर फ्यूचर। बजट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ मेड फॉर फ्यूचर एंड रिकॉर्ड्स ऑल द एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड प्रोबेबल एक्सपेंडिचर। तो बजट एक स्टेटमेंट होता है जिसमें कि हम रिकॉर्ड करते हैं। इस टाइप से स्टेटमेंट्स बनते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और विच इज मेड फॉर फ्यूचर। तो पहली चीज तो क्या है, एक स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट है, और क्या है, इट इज मेड फॉर फ्यूचर, इट इज मेड फॉर फ्यूचर एंड इट रिकॉर्ड्स ऑल द एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड प्रोबेबल एक्सपेंडिचर। तो बजट इज अ स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड्स ऑल द expected receipts and probable expenditure of a government in a fiscal year। ठीक है, तो फिर से एक बार इसको, इस डेफिनेशन को याद कर लेंगे हम। बजट इज अ स्टेटमेंट विच इज मेड फॉर फ्यूचर, बजट इज अ स्टेटमेंट विच इज मेड फॉर फ्यूचर एंड रिकॉर्ड्स ऑल द एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड प्रोबेबल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला टॉपिक जो कि हमारा था बजट की डेफिनेशन, राइट। अब ये जो पूरा चैप्टर है उसको, पूरा चैप्टर को मैंने एक बॉक्स में कर दिया है, तो आपको इस बॉक्स के बाहर में एग्जाम से रिलेटेड कभी कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी में से लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस मैं अभी बताऊंगा इस वीडियो के एंड में कि कैसे 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ एक इसी बॉक्स के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या क्या है, लाइबिलिटी है, असेट्स है, एग्जाम्पल्स है। ठीक है, फिर हमारे पास पहली चीज है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरी चीज है रेवेन्यू पहली चीज है रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा है कैपिटल रिसिप्ट और चौथा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये चार चीजें हमारे पास में हैं, चार हमारे पास में डेफिनेशंस भी हैं, और ये सारा चैप्टर फॉर्म कर देती है बजट का। तो पहला जो हमारा हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कैपिटल रिसिप्ट को। क्या पढ़ेंगे हम? कैपिटल रिसिप्ट को। कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या हुआ, पैसा जा रहा है कि पैसा आ रहा है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि यहाँ पर क्या है, रिसिप्ट है, इसलिए पैसा तो आ रहा है। पैसा आ रहा है, तो पैसा जब आता है तो पैसा क्या करता है, पैसा जब आता है तो दो काम करता है, या तो वो असेट्स को रिड्यूस कर देता है। अगर हमने अपनी असेट्स बेच दी, फर्नीचर बेच दिया, मशीनरी बेच दी, बिल्डिंग बेच दिया, ये हम बेचते हैं तो पैसा आता है। तो पहले केस में पैसा आ सकता है जब हम अपनी असेट्स को बेच दें, और नहीं तो हम किसी से उधार लेकर के जाएं। तो यही एग्जांपल इसका, बोरोइंग्स कर लिया हमने, लोन की कोई रिकवरी कर ली, और या तो डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, मतलब हमने अपनी बनी बनाई असेट्स को बेच दिया, जो कि अब भारत की सरकारें कई बार ये चीज़ें करती रहती हैं, जो उनकी खुद की असेट्स होती है उसको बेच देती हैं और उससे आ जाता है पैसा। जैसे कि पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, इन जो पिछले 10-15 सालों में तो हमने देखा कि बहुत बेतहाशा बेचा गया है असेट्स। तो कैपिटल रिसिप्ट्स जो हैं दे रिड्यूस असेट्स और क्रिएट लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज कैसे क्रिएट होंगी, हमने लोन लेकर के आ गए। ठीक है, तो अगर सरकारें लोन लेकर के आ जाती हैं विकास के नाम पर, किसी के भी नाम पर, तो वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है। और अगर हम असेट्स बेच बेच करके पैसा निकाल रहे हैं, ला रहे हैं, तो फिर वो भी हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट होती है। ये इसका बहुत ज़्यादा आना थोड़ा खतरे का संकेत भी होता है, तो इसलिए ध्यान से, भले ही ये रिसिप्ट है। एक बच्चे की छोटी सी आपको एक कहानी बताता हूँ कि एक लड़का है मान लीजिए, और उस लड़के के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, कई घर हैं उसके पास, गाड़ियाँ हैं, ट्रैक्टर हैं, और ज़मीनें हैं, खेती वाली ज़मीनें हैं, और उसके पास प्लॉट्स हैं। और वो बच्चा जो है, वो अगर सब कुछ बेच बेच करके अपने पास, उसके पास जो भी कुछ है, उसके घर परिवार में जो भी कुछ उसके बड़े लोगों ने उसके पास दे करके गए हैं, और वो उसको बेचता रहे और उसके पास पैसा आता रहे, तो पैसा तो आता रहेगा उसके पास। लेकिन क्या होगा कि ये जो पैसा जब उसके पास कंटिन्यूसली आता रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं उस बच्चे के लिए खतरे का संकेत भी रहेगा कि उसके जो जो उसके ग्रैंडफादर रहे होंगे, उसके फादर रहे होंगे, उन्होंने जो चीज़ें बनाई होंगी उसको बेच करके पैसा लेकर के आ रहा है। तो ये जो पैसा है, ये पैसा कई बार या तो फिर उधार लेकर के जा रहा है किसी से,
ये दोनों प्रकार का जो पैसा है इसका बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में आना, ये हमें संकेत देता है कि कहीं ना कहीं हम बहुत सारी असेट्स को बेच रहे हैं। तो वो असेट्स मतलब क्या है कि वो कभी ना कभी हमको पैसा कमा करके देंगी, तो हम ऐसी चीज़ें हमारी बेच दे रहे हैं जो कि हमको पैसा कमा करके दे सकती थी। तो इन फ्यूचर हमको जो रिकरिंग अर्निंग है वो आना बंद हो जाएगी। सिर्फ वन टाइम में बेचा और वन टाइम पैसा आया, उसको खर्च कर दिया, राइट। तो कैपिटल रिसिप्ट्स को थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है, इन डेप्थ में आपको बहुत उसकी गहराई में उतरने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सिर्फ ये मत सोचिए कि रिसिप्ट है इसका मतलब अच्छी चीज़ है। देन दूसरा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर क्या होगा, ये एक्सपेंडिचर है भले कैपिटल नेचर का, लेकिन ये थोड़ा अच्छा होता है क्योंकि इसमें क्या हो जाती है, असेट्स क्रिएट होती है। हम पैसा देते हैं और असेट्स बनाते हैं, पैसा देते हैं असेट्स बनाते हैं, पैसा देते हैं असेट्स बनाते हैं। तो ये पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, बट ये असेट्स बना के दे रहा है, राइट। तीसरी चीज़ यहाँ पे जाती है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर रिड्यूसेस लाइबिलिटी। हम लोन का रीपेमेंट कर देते हैं तो कितना हल्का लगता है, बस वैसा ही है कैपिटल एक्सपेंडिचर कि हम लाइबिलिटीज़ अपनी कम कर रहे हैं। हम लोन का क्या कर रहे हैं, रीपेमेंट कर रहे हैं, या तो हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो इन दोनों ही केसेस में ये दोनों ही केसेस अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर लाइबिलिटी, असेट्स और एग्जाम्पल, तो क्या क्या जाएगा, लाइबिलिटीज़ यहाँ पर होगी रिड्यूस, असेट्स होगी क्रिएट, और लोन का रीपेमेंट और इन्वेस्टमेंट ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट्स आपको शायद समझ में आ गई होंगी। अगर ये दोनों समझ में जाती है तो रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को समझने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, कैपिटल रिसिप्ट मतलब ऐसा पैसा आ रहा है जो कि या तो लाइबिलिटी मेरी बढ़ा के जाएगा और नहीं तो वो पैसा मेरी असेट्स को रिड्यूस कर देगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर में उल्टा होगा कि वो मेरी असेट्स को बढ़ा देगा और लाइबिलिटीज को कम कर सकता है, और दोनों में से कोई भी इधर और कंडीशन हो सकती है, राइट। फिर हम आ जाते हैं अपने रेवेन्यू रिसिप्ट वाले कॉन्सेप्ट में। यहाँ पर सरकारें क्या करती हैं, लोगों का खून चूस करके, जिसको बोलते हैं टैक्सेशन के थ्रू। टैक्सेशन ऐसा बोला जाता है, मेरा पर्सनली भी एज अ पीजीटी इकोनॉमिक्स मेरा ये हमेशा से मानना रहा है, जो भी मैंने अध्ययन किया है, पढ़ाई करी है, और जब भी मैंने ये चीज़ के ऊपर थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश करी है तो मुझे समझ में आया है कि गवर्नमेंट्स अगर हमेशा टैक्सेशन पर फोकस करती हैं और बहुत ज़्यादा टैक्सेशन लेने की कोशिश करती हैं तो उस इकोनॉमी का बंटाढार होने में टाइम नहीं लगता है। तो इसलिए आप एक लिमिट तक ही लोगों के ऊपर बर्डन दे सकते हैं। तो हम अपनी जनता के ऊपर बहुत एक लिमिट तक ही हम उनके ऊपर बर्डन डाल सकते हैं टैक्सेस का। तो ये जो टैक्सेस होते हैं, डोनेशन होते हैं, पेनल्टी होती है, फीस होती है, ये क्या करती है, डू नॉट क्रिएट लायबिलिटी। ये कभी कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती है। मतलब गवर्नमेंट ने आपसे टैक्स लिया तो क्या उसकी कोई लायबिलिटी बनती है, वो आपको कुछ देगी वापस में। अब अगर आप बोलेंगे कि रोड बनाते हैं, ये बनाते हैं, वो बनाते हैं, तो वो उन्होंने बना दिया तो बना दिया, नहीं बनाया तो नहीं बनाया। कई सरकारों ने नहीं बनाया, कई सरकारों ने बना दिया। तो वो टैक्सेस के पैसे का क्या होगा, वो लोग डिसाइड करेंगे जिन्हें आपने चुन करके और सत्ता में बिठाला है, राइट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स। अब ये पैसा तो आ रहा है, लेकिन ये कहाँ से आ रहा है, फीस ले ली किसी से, पेनल्टी ले ली किसी से, डोनेशन ले लिया, टैक्सेस ले लिए, फाइन ले लिया। तो ये यहाँ पर ना तो कोई असेट्स के ऊपर इम्पैक्ट आता है, ना तो कोई लाइबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो ना तो कोई असेट्स को क्रिएट करता है और ना तो कोई लाइबिलिटी को रिड्यूस करता है, ओ सॉरी, ना तो कोई लाइबिलिटी को क्रिएट करता है और ना तो कोई असेट को रिड्यूस करता है। देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो मैंने पहले ही बहुत साफ बता दिया आपको, एक लिमिट तक ही ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट ये हमेशा अच्छी नहीं है। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट डू नॉट रिड्यूस लाइबिलिटी। डू नॉट रिड्यूस लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी को ना कम करती है, अगेन ना कोई असेट्स को क्रिएट करती है, लेकिन फिर भी पैसा चले जाता है। जैसे कि इंटरेस्ट का पेमेंट, तो आपने कोई लोन लिया, लोन का रीपेमेंट करोगे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में चले जाएगा। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट का रीपेमेंट करोगे तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन भी आता है, कई बार ये क्वेश्चन में बच्चे ट्रैप में फंस जाते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जगह इंटरेस्ट पेमेंट को, इंटरेस्ट ऑन लोन रीपेड बाय द कंपनी, बाय द गवर्नमेंट, तो वहां पर क्या जाता है, इंटरेस्ट रीपेमेंट में, उस केस में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
आता है, क्योंकि इससे कोई लोन आपका कम नहीं होगा। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर आप चाहें तो मैं कर देता हूँ कि अगर मेरे पास में मैंने 1 CR का लोन लिया है, ठीक है, 10% के इंटरेस्ट पर, तो मुझे लोन का रीपेमेंट का इंटरेस्ट कितना देना है, 10 लाख। अब मैंने आपको 10 लाख रुपए रीपेमेंट कर दिया, 10 लाख रुपए मैंने दे दिया, तो क्या मेरा इस 1 करोड़ की लाइबिलिटी कम हो जाएगी? किसी भी केस में क्या मेरी लाइबिलिटी कम होगी? ये 1 CR वाली लाइबिलिटी कम होगी क्या मेरी? मुझे ये 10 लाख रुपए देने के बाद में क्या मेरी 1 CR की लाइबिलिटी कम हो जाएगी? तो बिल्कुल भी नहीं होगी है कम, राइट। इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन को हमने कहाँ रखा है, इंटरेस्ट पेमेंट को कहाँ पर रखा है हमने, तो हमने उसको रखा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ये पूरा क्लियर हो जाए। इसको बहुत अच्छे से बेटा बनाएं आप लोग, और इसी के ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं। सब्सिडीज जो आपकी अभी बहुत हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी योजना चलती है, लाडली लक्ष्मी योजना, महाराष्ट्र में भी चलती है, फ्री फोकट में बांटे जा रहे हैं कुछ भी पैसा लोगों को, ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है इकोनॉमी के लिए, अगर ये बेतहाशा और बिना सोचे समझे किया जा रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि 1250 रुपये हमारे अकाउंट में आ रहे हैं, 2000 रुपये हमारे अकाउंट में आ रहे हैं, 2500 रुपये हमारे अकाउंट में आ जाएंगे हर महीने के लिए, और उसकी वजह से हम सत्ताओं में लोगों को बिठाल दें, तो ये बीमारी लग चुकी है, और ये चीज़ इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इसका विशेषकर हमको ध्यान रखना है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो क्या होता है, डू नॉट रिड्यूस लाइबिलिटी, डू नॉट क्रिएट असेट्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, डिफेंस परचेजेस, वेजेस बिल। तो कई जगह पर ये बहुत ज़रूरी भी होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना, लेकिन हमें इसको बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। जैसे कि सब्सिडी भी दे रहे हैं, तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट जो है अभी सब्सिडी देती है, 6 रुपये सब्सिडी आ रही है सिलेंडर पे, 7 रुपये सब्सिडी आ रही है सिलेंडर पे। अब आप समझ लो कि 1 CR 1 करोड़ लोगों को अगर ये 6-6 रुपये की सब्सिडी देते हैं हर महीने, तो 6-7 करोड़ रुपए फालतू वेस्ट हो रहा है, क्योंकि 6 रुपये किसी एक बंदे के लिए कुछ काम का नहीं है, बट वो इकोनॉमी में वो काम आ सकता है। 6-7 करोड़ में बढ़िया सी एक रोड बन सकती है कहीं पर, बढ़िया आपका बिजली के कई जगह कनेक्शन हो सकते हैं, कई जगह बिजली आप कम कीमत पर दे सकते हैं। तो ये कई चीज़ें हो सकती हैं, आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। ऐसा ये 6-6 रुपये 7-7 रुपये के वो आते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके पास भी आते होंगे। ये 6 रुपये की सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, पूरा पैसा वेस्ट हो रहा है ये वाला, है ना। बट अब किसका ध्यान इस पे जाएगा, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये अब आपको मैं बताने वाला था कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आएगा इस पे, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस, एक क्वेश्चन हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट पे डिफरेंस, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन हो गया इन दोनों का डिफरेंस, इसका रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट का। चौथा क्वेश्चन हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस। पांचवा हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस। छठवां क्वेश्चन हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस। फिर सातवां क्वेश्चन हो गया इसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन, इसकी और इसकी, चारों की डेफिनेशन। 4 क्वेश्चन हो गए 10 क्वेश्चन। फिर 11वां क्वेश्चन, इनमें से कोई भी एक आपको, जैसे कि मैंने अभी बताया था, इंटरेस्ट पेमेंट का दे दिया आपको एग्जाम्पल, और पूछ लिया कि भाई ये किस में आएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा या कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, 1 नंबर के लिए ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है। तो सारी जो जितनी भी क्वेश्चंस हैं वो सब इसी एक डब्बे के ऊपर, एक बॉक्स के ऊपर, एक टेबल के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, कैसे भी आप ट्रिक्स यूज करके याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सी आर सी आर आर सी आर सी, ऐसा कुछ लिख करके भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इस चैप्टर में फिर 2-3 चीज़ें और महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक तो है रेवेन्यू डेफिसिट क्या होती है। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होती है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना है और रेवेन्यू रिसिप्ट इतनी है, तो ये जो बच रहा है गैप, ये गैप क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट का गैप है। तो यहाँ पर जो गैप आ रहा है कि भाई हमारा ये एक्सपेंडिचर इतना हो गया, हमारी रिसिप्ट इतनी ही रह गई, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा
जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है और रिसिप्ट हमारी कम है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो गैप आ रहा है वो क्या है हमारा, वो गैप जो है वो क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट है। तो रेवेन्यू डेफिसिट में कब चले जाएगा, जब हमारी रिसिप्ट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू रिसिप्ट्स हमारी कम है। तो ये जो गैप आएगा यहाँ पर, ये जो गैप आपको दिख रहा होगा, ये गैप क्या आ जाएगा, ये गैप कहलाएगा रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, फिर रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, फिस्कल डेफिसिट पे जाते हैं। फिस्कल डेफिसिट क्या है, तो फिस्कल डेफिसिट वो बोल रहा है कि फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स। बोरोइंग्स को हम छोड़ दें तो टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट्स को हम हटा देंगे तो क्या जाएगा, हमारा फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। अब ये बोरोइंग्स को क्यों हटाया, इसके पीछे भी रीजन है। इसके पीछे क्या रीजन है कि भाई ये मान लो एक पाकिस्तान जैसा देश है, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, इनकी पूरी इकोनॉमी, आधी से ज़्यादा इकोनॉमी कहाँ पे चल रही है, लोन पर, है ना। ये उधारी ले लेकर के आते हैं, जहाँ से भी जाते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ उधारी मांग करके ले आते हैं। तो इनकी इकोनॉमी जो है यहाँ पर, अगर मैं इसको बोलूँ, ये टोटल इनके एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक है, और अगर इनकी हम बोरोइंग्स को मिला करके हम टोटल रिसिप्ट्स देखें तो ये तो इसके पार चली जाएगी ऊपर कहीं, है ना। इतना भयंकर ये पैसा उधारी पर लेकर के आए हैं। लेकिन एक्चुअली अगर मैं इनके देखूं कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है इनकी, तो एक्चुअल सिचुएशन आपको पता चलेगी कि इनकी जो रिसिप्ट्स है वो इतनी ही है एक्चुअल में, बाकी सब जो ऊपर का है वो पूरा बोरोइंग्स है। तो इनकी टोटल जो डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा आती है। तो टोटल एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट और प्लस कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स, तो ये हमको याद रखना है, अदर देन बोरोइंग्स वाला पॉइंट, ठीक है। तो वापस से एक बार फिस्कल डेफिसिट को देख लेते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। तो ये उसको माइनस कर देंगे, टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट्स माइनस हो जाएंगी, तो क्या बचेगा हमारे पास में, तो भाई हमारे पास में फिर बचेगा अदर देन बोरोइंग्स, हमारे पास में आ जाएगा फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट बड़ा सिंपल है, फिस्कल में से इंटरेस्ट पेमेंट को हटा दो तो प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले और एक्स्ट्रा में याद रखने इस चैप्टर में, लगभग इस चैप्टर में इतना ही है, इसमें इसके अलावा और भी इसमें कुछ है नहीं खास। तो आप इतना भी अगर पढ़ करके जाते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है, बहुत बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। जो मैंने आपको टेबल बताया उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट ये बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं जाना है। तो बजट में लगभग इतना ही है, जितना शॉर्ट में और जितना अच्छे से हो सकता था मैंने कोशिश करी है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के सजेशन और भी दे सकते हैं कि इसको और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।